guys, so I need your attention. We are officially starting off with radioactivity. अभी मैं इसको पूरा का पूरा क्लियर कट रिकॉर्डिंग करूँगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, बल्कि इन फैक्ट ओनली यू आर गोइंग टू आंसर, व्हाट एग्जैक्टली इज एन आइसोटोप? केमिस्ट्री तो आती होगी ना? सेम, एग्जैक्टली यानी जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा. द ओनली डिफरेंस इज द ऊपर वाला नंबर, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट होंगे तो हमारे पास जो है, मतलब अगर दो एलिमेंट दोनों सेम एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, अगर सेम एलिमेंट है तो उनमें सिर्फ डिफरेंस ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. इसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, बट मोस्ट लाइकली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में घंटा कोई फर्क नहीं आएगा. यहां तक बात क्लियर है? केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी थोड़ी थोड़ी, खैर. लेकिन अब आइडिया ये है, पहले मैं सिर्फ एक डिस्कशन करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि यार आइडिया ये है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है उसके मल्टीपल आइसोटोप्स एग्जिस्ट. कुछ आइसोटोप्स हमेशा स्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ आइसोटोप जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12, ठीक है, अगर कार्बन 12 की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला नंबर उसका 12 है, वो स्टेबल है, सही है, वो हमेशा के लिए सदाबहार रहेगा. लेकिन अगर कार्बन 14 है वो अनस्टेबल है. अब अनस्टेबल का मतलब क्या है? लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट इट. सबसे पहले अभी मेरी बात पे ज़रा ध्यान देना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आइडिया ये है, हम लोग अभी जो है ना सिर्फ उसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस की, ठीक है. वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द इंटायर एटम, बट वी विल ओनली बी फोकसिंग ऑन द न्यूक्लियस इटसेल्फ. अब इससे पहले मैं एक एनालॉजी यूज करना चाहता हूं. सपोज करो कि आप गए हो, बाहर रेडी वाला बैठा हुआ है, उससे आपने जाके फ्रूट खरीदा, सही है, आपने उसको बोला यार एप्पल्स और ऑरेंजेस दे दो, आपने बोला यार 2 एप्पल्स और भी डाल दो इसमें, ठीक है. एक ही थैली थी, एक ही शॉपर था, उसमें डाल दिया. अब उसके बाद आपने बोला यार मैं घर जाके जो है ना मैं फ्रूट्स खाऊंगा, मजा है, सेहत बनाऊंगा, आई विल कीप द डॉक्टर अवे बाय ईटिंग एप्पल्स, बाय कंज्यूमिंग एप्पल्स. लेकिन आधे रास्ते में जाते जाते आपको एक फीलिंग आएगी, एक एहसास आएगा, बेटे बी क्वाइट, आपको एक फीलिंग आएगी, आपको एक एहसास आएगा कि यार ये जो थैली है, जो शॉपर है, ये अभी फट जाएगा. लिटरली आपने उसको ओवर कैपेसिटी तक भरा हुआ है, फट जाएगा, सही है. और उस टाइम पे आपके दिमाग में आइडिया आता है कि यार अगर मैंने थोड़ा सा और वॉक किया ये सब ज़ाया हो जाएगा. उस टाइम पे आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि यार रादर देन कि मैं सारे एप्पल्स और ऑरेंजेस को लूज कर दूं, हाउ अबाउट दिस कि मैं इसमें से 5-6 निकाल के बाहर फेंक दूं. ये हो सकता है. 5-6 निकाल के अगर मैंने सैक्रिफाइस कर भी दिए तो एटलीस्ट थैली तो बच जाएगी, मैं घर जाके फ्रूट तो खा सकूंगा. यही बात समझ में आई? So this is the exact same thing that happens in the world of radioactivity. अब इसमें भी यही होता है. ज़रा सुनो, हमारे पास आइसोटोप्स बहुत सारे होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं. अब अनस्टेबल इस वजह से भी हो सकते हैं कि यार उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, भाई न्यूक्लियस के अंदर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही होते हैं, अगर उनमें रिलेटिवली अगर एक ज़्यादा हो जाए, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए, दैट मेक्स इट अनस्टेबल. अब अनस्टेबल है तो इसका मतलब यह है दैट द न्यूक्लियस इज ऑलरेडी एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स. वो पहले ही अभी बहुत उसकी हालत खराब लगी हुई है उस न्यूक्लियस की, और वो फटने की पोजीशन में. तो वो फिर भी एक काम ये कर सकता है कि इट विल ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी अचीव करने के चक्कर में वो कुछ न कुछ बाहर पार्टिकल्स को इजेक्ट आउट करेगा. अब वो कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? या तो वो अल्फा पार्टिकल हो सकता है या तो वो बीटा पार्टिकल हो सकता है. अब आप मुझे यहाँ पे बोलोगे कि सर रेडियो एक्टिविटी के अंदर तो गैमा भी आती है, बट गैमा इज नॉट अ पार्टिकल. गैमा जो है, गैमा जो होता है हमारे पास, गैमा जो होता है वो दैट इज एन EM वेव, राइट. लेकिन वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर वी फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द पार्टिकल्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब हो सकता है कि आफ्टर इजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, जैसे अल्फा निकल गया, हो सकता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट एटम हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूक्लियस बनेगा, किसी और एलिमेंट का ही न्यूक्लियस बनेगा, तो वो न्यूक्लियस हो सकता है वो स्टेबल हो, जरूरी नहीं है. ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दिस मेजर आइडिया?
अगर ये आपको समझ में आ गया तो आई वुड रेकमेंड दैट यू कॉपी दिस थिंग, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो इसको। सबसे पहली चीज है जो मैंने आप लोगों को अभी बात बोली थी, मैं उन्हीं कोई जो है एक दफा आपके लिए सिर्फ इसको एक दफा प्रूफ रीड कर लेता हूं। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स एक्सिस्ट दैट आर अनस्टेबल। Agreed. Unstable in the sense that their nucleus is at the brink of breaking down due to mismatch of protons and neutrons, जो कि अभी बात की थी। The unstable nucleus will try to achieve, try करेगा, कोशिश करेगा, achieve stability by emission of one of the following particles। एक पार्टिकल जो हमारे पास है इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं, उसका जो सिंबल है वो मछली वाला सिंबल होगा, सही है। और जो बीटा पार्टिकल है उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। लेकिन एक साथ नहीं निकल सकते, ये भी याद रखना है, या तो ये निकलेगा या तो वो निकलेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सही है। यहां तक पहुंच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा इमिशन की बात करेंगे। लेकिन अल्फा इमिशन की आप हेडिंग के साथ ये जरा लिख लो, क्योंकि ये मैं बार बार बोलूंगा। ऊपर 4 कम, नीचे 2 कम, लिख लो अपने पास। आई विल एक्सप्लेन ये कैसे यूज होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट राइट इट डाउन। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर 4 कम नीचे 2 कम, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेरी क्विकली। राइट इट डाउन। एक नजर डालो, ये मेरे पास सपोज करो एक हाइपोथेटिकल, एक मैंने ऐसे ही अपने मर्जी से एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। इसके अंदर यू कैन क्लियरली सी दैट, इधर देख लो कि हमारे पास ये भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ये बाकी सारे न्यूट्रॉन्स हैं, सही है। अगर आप इसकी न्यूक्लियाइड नोटेशन बनाने की कोशिश करोगे, जो कि मैं चाहूंगा कि आप बनाओ इधर, लेट्स सपोज इस एलिमेंट का नाम मैं कह देता हूं कि भाई एक्स था, सही। आई डोंट नो कि क्या कौन सा है। इसका नीचे वाला नंबर कितना होगा, नीचे वाला नंबर कितना होगा? अभी 4 कम ऊपर 2 कम वाला नहीं है, अभी सिर्फ आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करने होते हैं ना, 6 होगा। ऊपर वाला नंबर क्या होगा इसका? 9 तो कैसे 15 होगा बेटे, क्या हो गया बेटे, भूल गए हो क्या, केमिस्ट्री नहीं आती क्या? भाई जो नीचे वाला नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो ऊपर वाला नंबर होता है, इट इज द न्यूक्लियन नंबर विच इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अग्रीड? यहां तक पहुंच गए, सही है। अच्छा, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब जरा सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अब होगा क्या, सपोज करो कि ये, वैसे तो हमें पता है कि कार्बन ही होगा क्योंकि 6 है, लेकिन उसका कोई अनस्टेबल हमारे पास आइसोटोप है, वी कैन सी दैट। अब द आइडिया इज दैट इफ दिस इज अनस्टेबल, स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश किस तरीके से कर सकता है कि इसमें से कोई ना कोई पार्टिकल निकले। अब हम लोग बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अब पता है अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? बेसिकली आइडिया ये है कि आपके पास कोई भी 2 प्रोटॉन्स पकड़ लो, कोई भी 2 न्यूट्रॉन्स पकड़ लो, इन दोनों को मर्ज करो, एक नया न्यूक्लियस बना के बाहर फेंक दो, यानी इन शॉर्ट किसी और थैली में डाल के इनको बाहर फेंक दो। समझ गए? अब जरा यही चीज को इधर समय देखने की कोशिश करना। ये था हमारे पास, यही सेम न्यूक्लियस था, लेकिन इस न्यूक्लियस में से मैंने क्या चीज निकाली हुई आप देख लो, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकाले। इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। वी कॉल दिस द अल्फा पार्टिकल। समझ गए? अब मजे की बात यह है कि सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का भी तो हम लोग वो न्यूक्लियर नोटेशन बना सकते हैं। इसमें कितने प्रोटॉन्स थे? 2। तो नीचे वाला नंबर क्या है? और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने? 4। तो ऊपर वाला नंबर 4 है। अगर तो आपने जिंदगी में कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो, कभी पीरियोडिक टेबल देखा हो, तो ये 2 और 4 जो कोड है, ये बेसिकली हीलियम का होता है। समझ गए? सो बेसिकली अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड अ हीलियम न्यूक्लियस। बी केयरफुल, मैंने इधर एटम का वर्ड यूज नहीं किया है। हीलियम न्यूक्लियस अगर मैंने बोला है तो इसमें किस चीज की कमी होगी? इलेक्ट्रॉन्स। जो बात है, ये बात समझ में आई? सो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। समझ गए?
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये फसादी अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, इसको सबसे ज्यादा जो इसको इट इज डेस्परेट, इट डिजायर्स कि इसको कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। समझ रहे हो? मतलब निकलने के साथ कोई भी चीज से ये टकराएगा तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब आई गिव यू अ सिंपल आइडिया। अब सपोज करो कि भाई हमारे पास प्लूटोनियम, एक हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई है। सपोज करो दिस इज प्लूटोनियम 209, ठीक है। अब प्लूटोनियम 209 इज एन एक्सीलेंट अल्फा सोर्स, ठीक है। अब आइडिया ये है कि अल्फा जो होता है वो उसका पेनेट्रेशन पावर बहुत कम होता है, वो एयर में 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। वी विल बी कवरिंग दीज प्रॉपर्टीज। सो फार सामने बैठे हुए हो, जिंदगी फर्स्ट क्लास आपकी लगी हुई है, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इधर बैठ के प्लूटोनियम 209 को देखते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फॉर सम ऑड रीजन इफ यू डिसाइड कि मैं इसको हाथ में पकड़ लूं, हाथ में पकड़ के आप ड्रॉप करोगे, आपको हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन होगी। सही है? उस टाइम पे तो शायद आपको हंसी आएगी, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, ये हो रही है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप कोने में जाकर चीखों की आवाज़ें आ रही होंगी। यू विल सफ़र सिवियर बर्न्स इन योर हैंड, बिकॉज द आइडिया इज दैट के अल्फा पार्टिकल सीधा जाके स्किन के साथ कांटेक्ट होगा, स्किन को ही आयनाइज कर देगा, यानी जाहिर सी बात है स्किन में से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो इट यू विल सफर सिवियर काइंड ऑफ बर्न्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन ये स्किन को फर्दर पेनेट्रेट कर नहीं सकता, लेकिन इट विल डू अ लॉट ऑफ डैमेज। अब उसके बाद सपोज करो कि यही मेरे पास प्लूटोनियम का पीस पड़ा हुआ है। इफ यू आर ब्रेव इनफ, अगर आप लेजेंडरी हो, सही है, नेक्स्ट लेवल पे अगर आप हो, तो आपको ये इतना इंटाइसिंग लगेगा कि आपको बस देखने के साथ इसका दिल करेगा कि यार इसको खा लो। अगर आपने ये किया, से गुड बाय टू योर सेल्फ, बिकॉज इंटरनली इट विल डैमेज यू कंप्लीटली। समझ गए? प्लीज डोंट डू दैट। देर आर सर्टन पीपल, वो बोलेंगे यार प्लूटोनियम 209 टेस्ट करके तो जरा देखें कि कैसा है। प्लीज डोंट डू दैट। मेटालिक। सही है? यहां तक पहुंच गए? अब अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद जरा एक चीज पे नजर डालो। मैं जो है ना इसको समझाने के लिए एक काम करता हूं, जरा इधर देखो, एक चीज मैं करता हूं, मैं इसको समझाने के लिए जो है ना, वैसे नीचे लिखा हुआ है लेकिन लिखे हुए को डायरेक्ट समझाना मुश्किल होता है। इधर देखो, आपने स्टार्ट किया था एक्स से, उसका कोड था 615 था। यहां तक आपने एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट बना के, बल्कि इसका एलिमेंट तो हमें पता ही है कार्बन ही है, वैसे टेक्निकली 6 तो कार्बन ही होता है। यहां तक भी पहुंच गए। इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला। जब इसमें से अल्फा इमिशन हुई, हमारे पास एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। लेट सपोज ये Y बन गया। अब जरा इसमें देखो कि ऊपर वाला नंबर जो होगा ये 11 हो जाएगा और नीचे वाला नंबर ये 4 हो जाएगा। यहां तक पहुंचे? और फिर क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए आई एम सो सॉरी, अल्फा लगाया और इसके ऊपर 4 2 लिख सकते हैं। अब वही बात, ऊपर 4 कम नीचे 2 कम का मतलब पता है क्या है? वो ये है, ऊपर वाला जो नंबर है वो कितना कम हुआ था? ऊपर 4 कम, सही है। और जो नीचे वाला नंबर है वो कितना कम हुआ? नीचे वाला नंबर, नीचे, एक मिनट, नीचे 2 कम। समझ गए? कैन यू सी दैट? अब आप किसी के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई आपके पास एक चीज़ नोट करने की है कि अगर आपने एक ख़ास न्यूक्लियस से स्टार्ट किया था या एक ख़ास एटम से स्टार्ट किया था, दैट एलिमेंट इटसेल्फ हैज़ चेंज्ड कंप्लीटली। क्योंकि एक बात याद रखो, अगर नीचे वाला नंबर हमेशा चेंज होगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। बेटे उसको उठा दो, सही है ना? प्लीज डोंट डू दैट। समझ गए?
कि आपके पास अगर आपके पास नीचे वाला नंबर चेंज होगा, द एलिमेंट इटसेल्फ विल चेंज। अब जरा सुनो, ये तो हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल भी ये है, इधर देख लो कि सपोज करो U2 3592 है, ये किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और सपोज करो कि इसमें से अल्फा ही निकल रहा है। अगर अल्फा ही निकल रहा है तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि ये नंबर कितना कम हुआ था, 4 कम। नीचे वाला कितना नंबर कम हुआ था, 2 कम हुआ था। दैट्स इट, गॉट इट। इसको हम लोग टेक्निकली पता है, इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं डीके इक्वेशंस। इसको हम लोग कहते हैं डीके इक्वेशंस, समझ गए। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा के बारे में बाद में बात करेंगे, जब भी अल्फा या बीटा निकलेगा तो आपके पास एलिमेंट हमेशा चेंज हो जाएगा। यानी अगर एक बॉटल है तो वह पेंसिल बन जाएगी एंड सो ऑन, ड्रामेटिक चेंज, समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आती है अल्फा पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज। आई वॉन्ट यू टू कॉपी दीज प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा इधर देखो, अल्फा पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं विच आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। सबसे पहली चीज़ है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो इसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरऑल चार्ज इसका +2 होगा। सही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाईली आयनाइजिंग इन नेचर, बिकॉज इसका चार्ज डबली चार्ज है, तो यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज हाईली आयनाइजिंग। दैट मीन्स ये क्या करेगा, जरा सुनो। अगर तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, सिंस हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये हीलियम न्यूक्लियस ही है, तो इसका मतलब है कि ये हीलियम एटम बन जाएगा और ये हीलियम गैस बन के खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज को तो नुकसान करेगा ना, बिकॉज किसी के आप इलेक्ट्रॉन्स खींच लो तो प्रॉब्लम तो होगी, राइट। इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी आयनाइजिंग नेचर इतनी ज्यादा है कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इन अ वे मैं इसको कह सकता हूं कि इसकी जो रेंज इन एयर है वो तकरीबन 2 से 5 सेंटीमीटर तक है, इससे ज्यादा नहीं है। करेक्ट। रेंज इन एयर इज 2 to 5 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सपोज करो कि अगर ये एक अल्फा सोर्स है, मुझे पता है कि इसमें से 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक निकल रही है, बस दैट्स इट। अभी यहाँ पे बैठा हूँ, नो प्रॉब्लम, नथिंग। आप लोग भी बिल्कुल परफेक्टली सेफ फील कर रहे हो। आई आस्क यू, इसमें कैसे मैं कर सकता हूँ कि मैं इसकी रेंज को बढ़ा दूँ? इज देयर अ वे around this? How do I increase the range of the alpha particle? कैसे मैं बढ़ा सकता हूं इसकी रेंज को? Any idea? Anyone for that matter? कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी रेंज? कि मैं चाह रहा हूं कि ये उस दीवार को जाकर टकराए। There is one way। भाई आप लोग दिमाग तो पता नहीं क्यों यूज ही नहीं करते हो। दी सिंपल आइडिया इज द टेम्परेचर से कोई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। दी आइडिया इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक काम करो कि गैस है ना बीच में, गैस को टकराएगा तो खत्म हो जाएगा। एयर के पार्टिकल्स है उन्हीं को ही हटा दो, यानी वैक्यूम क्रिएट करो। यानी आप जैसे जैसे इसका प्रेशर लो करते जाओगे इधर का, तो ये अल्फा पार्टिकल की रेंज भी बढ़ती जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाई प्रेशर पे इसकी रेंज और कम हो जाएगी, समझ गए। मोर एयर मॉलिक्यूल्स लेस डिस्टेंस इट विल ट्रैवल, बिकॉज उसको जल्दी से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में कुछ है ही नहीं तो आराम से ट्रैवल करेगा, समझ गए? गॉट इट? अब अगर आपने ये भी लिख लिया, उसके बाद फिर एक लास्ट पॉइंट है, कैन नॉट पास पेपर ऑफ 1 मिलीमीटर थिकनेस। यानी अगर आपने सिंपल एक ग्लव पहन के भी उठा लिया, यू विल बी सेफ, ठीक है। या पेपर में रैप करके उसको आप उठा के घूमते फिरते रहो, यू विल बी सेफ, सही है। या अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने सोर्स पड़ी हुई है एंड यू आर बीइंग पैरानॉइड कि आपको लग रहा है, तो बेटे पेपर के पीछे छुप जाओ, कार्डबोर्ड के पीछे छुप जाओ। वैसे तो घंटा अभी तक आपके पास नहीं पहुंचेगी, लेकिन जस्ट इन केस, ठीक है, इफ यू आर बी फीलिंग पैरानॉइड अबाउट इट, राइट? गॉट इट? इज दिस क्लियर? बट रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन नॉट टच विथ योर बेयर हैंड्स। बेयर हैंड से कभी टच नहीं करना, इसको खाना मत प्लीज, ठीक है। हाउ इवन इफ इट लुक्स एंटाइसिंग, बट डोंट डू दैट। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई?
यहां तक तो हो गया हमारे पास। Okay guys, so we are going to be covering everything about beta emission. अब सबसे पहली चीज़ है, look at this definition. बीटा emission, जो बीटा पार्टिकल होता है वो it is just a fast moving electron. ठीक है, ये बात तो अपने दिमाग में डाल दो कि it is just a fast moving electron. In fact, the speed of the fast moving electron would be around 80% or 90% of the speed of light. यहां तक भी पहुंच गए। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप जरा इसको देखो कि ये कह रहा है हमारे पास a fast moving electron ejected out of an unstable nucleus when a neutron changes into a proton. अब सबसे बड़ी चीज है, आप इसमें मुझे बोल सकते हो कि सर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? वेल, नाउ आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू द इंटायर डिटेल्स। ये एक दफा आप पहले लिख लो, फिर उसके बाद जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो। राइट इट डाउन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द बीटा इमिशन, बट बिफोर आई बिगिन मैं आप लोगों को जो है समझाने के लिए सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू फोकस योर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, लेट दिस न्यूक्लियस बी एक्स, इसका नाम मैंने एक्स रखा हुआ है। पहले आप ये चेक कर लो कि इसकी जो न्यूक्लियाइड नोटेशन है वो बिल्कुल सही है या कोई इसमें फॉल्ट है, देख लो। लेट्स डिस्कस दिस थिंग। ओके, सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट द न्यूक्लियाइड नोटेशन इज करेक्ट। अब जरा सुनो होता क्या है। एज ऑलवेज द आइडिया इज दैट दिस इज एन आइसोटोप। इफ दिस इज एन आइसोटोप, हो सकता है कि अनस्टेबल हो। अगर ये अनस्टेबल है, हमने अल्फा एमिशन के बारे में तो पढ़ा था कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स को उठा के ज्वाइन करो, बाहर उठा के फेंक दो। बट व्हाट अबाउट बीटा एमिशन? द आइडिया इज वेरी सिंपल। प्लीज बी क्वाइट एंड लिसन। ठीक है, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। The idea of beta emission is very simple. Not exactly simple, but it is easy to understand. कि हमारे पास क्या होता है कि भाई एक न्यूट्रॉन होता है, कोई भी न्यूट्रॉन हो सकता है। वो क्या करेगा, वो अचानक से अपना स्टेट चेंज करेगा। अभी अगर ये न्यूट्रॉन नजर आ रहा है आपको, लेट्स सपोज दिस इज द न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन नॉर्मली तो आज तक जिंदगी में किसी चीज में तो उसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, बट फॉर सम ऑड रीजन वो क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन हमें नजर आ रहा है, ये जाकर यही वाला जो न्यूट्रॉन है ये जाके कन्वर्ट होकर प्रोटॉन बन जाएगा। अब जैसे ये कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में, तो फिर बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सही है। अब इसकी एक एनालॉजी मैं बना देता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज के भाई मैं आई मीन लाइक देयर इज अ स्टूडेंट, बहुत ही सीधा साधा शरीफ स्टूडेंट है। सपोज करो कि भाई सोनिया, ठीक है, doesn't disturb anyone, she is chill, relaxed and everything। लेकिन होता क्या है कि ये क्लासरूम है, ये एक न्यूक्लियस है, and you guys are disturbing me a lot। ठीक है, एक बहुत ही यहाँ पे वो टेंशन मचा हुआ है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, and I'm screaming कि भाई प्लीज शट अप शट अप शट अप, जो मेरा स्टाइल है बोलने का, शट अप। मैं ये बोलते जा रहा हूँ, इवेंचुअली her blood is boiling, she becomes angry, और ये न्यूट्रॉन है। सही है। अब ये न्यूट्रॉन है, उसके बाद what she does, सबसे पहले she stands up, बहुत ही गुस्से के अंदर she stands up। अब ये इतना गुस्सा होगा कि सब यहाँ पे खामोश हो जाएंगे कि what is she about to do। अब ये पता है क्या करेगी, मेरे को एक छोटा सा टिश्यू पेपर का पीस चाहिए। Now what she is going to do is just unimaginable। Obviously आज तक इसने गुस्सा कभी किया नहीं है, लेकिन ऐसा ये गुस्सा करेगी कि बस उसके बाद आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे। She is going to explode। अब if she is going to explode, the explosion is just going to be like this। Look at me। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे सपोज करो कि आई एम सोनिया और मैंने क्या किया, दिस इज माई एक्सप्लोजन। ये बात समझ में आई?
ये जरा सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज अ क्लोज एनालॉजी। बेसिकली ये एक्सप्लोजन थी, इस एक्सप्लोजन के अंदर I mean like Sonia, she was a neutron and she has now converted into a proton. अब मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात है, she has converted into a proton, और ये जो बाहर फेंका था, ये जो छोटी सी चीज फेंकी थी, क्या चीज फेंकी थी? इलेक्ट्रॉन। Do you understand this thing? That is our major reaction. ये बात समझ में आई? Please tell me that you understand this simple concept, right? ये चीज हुई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर she was a neutron, now she has converted into a proton, कोई मास में significant change आएगा? नो चेंज। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए भाई, केमिस्ट्री तो पढ़ते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है यही वही चीज है कि आपके पास एक छोटा सा टिश्यू पेपर का पीस था, आपने उसको क्रम्बल किया और फेंक दिया, नो चेंज इन योर मास। डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल आइडिया? लेकिन ये हुआ है कि अब ये जो न्यूट्रॉन था, it has actually converted into a proton. You can see that this was the neutron और ये अब इस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो चुका है। सही है? अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि एक न्यूट्रॉन था, this breaks up into a proton and an electron. The proton remains inside the nucleus, it is retained inside the nucleus, but the electron is simply ejected out of the nucleus. Do you understand this thing? ये बात समझ में आ गई? वैसे आपको पता है रियलिस्टिकली इसमें क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट होता है कि क्वार्क अपना फ्लेवर चेंज करता है। यस, फ्लेवर इज अ वर्ड, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट। वो जब आप एएस लेवल में आओगे तो वी विल डिस्कस इट, बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन एंड इन डूइंग सो इट इजेक्ट्स आउट एन इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है? ये सबको समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस भी हुआ। सबसे पहली चीज है कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि ठीक है न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन गायब भी हुआ तो प्रोटॉन बन गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, तो ऊपर वाला नंबर जो हमारे पास है वो तो अभी भी सेम रहा। सही है? लेकिन सिंस वी नाउ हैव वन एडिशनल प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, तो नीचे वाला जो नंबर है वो आपके पास पहले 8 था, अब ये क्या हो गया? 9 हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी आपका पूरा का पूरा एलिमेंट की आइडेंटिटी ही चेंज हो गई, बिकॉज जब आपका नीचे वाला नंबर चेंज होता है, जब आपका एटॉमिक नंबर चेंज होता है, द एलिमेंट इटसेल्फ चेंजेस। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब इसके लिए क्या था? पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि अल्फा पार्टिकल के लिए ऊपर 4 कम नीचे 2 कम था, यही था। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बीटा पार्टिकल तो ऊपर सेम नीचे 1 ज्यादा, वही चीज हुई है। ऊपर वाला जो नंबर है वो सेम रहा, लेकिन जो नीचे वाला नंबर है वो 1 ज्यादा हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज कंप्लीटेड। नाउ आई वांट यू टू कॉपी दिस। कर देता हूं, इधर देखो, मैंने ये लिखा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड, this is a fast moving electron almost traveling at a speed of light. This electron is called a beta particle. So remember this thing, please try to understand this electron is no different than any other electron. The only thing that is different compared to other electrons is that this is traveling at a very fast speed. ठीक है, approaching the speed of light but not exactly the speed of light. Please tell me, is this clear or not? ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। वो प्रॉपर्टीज ये है, जरा सुन लो, दीज आर जस्ट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। इसका चार्ज जो है वो -1 है। कंपेयर दिस विद द अल्फा पार्टिकल, अल्फा का +2 था, इसका -1 है, यानी चार्ज के जो एक मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी बात यह है लेस आयनाइजिंग कंपेयर टू अल्फा, बिकॉज इसका चार्ज कम है तो लेस आयनाइजिंग है। दूसरी चीज है ट्रैवल एट 80% और 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी हो गया, विच इज वेरी फास्ट।
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वो था, जो अल्फा पार्टिकल था, वो हैवियर भी था, उसका चार्ज भी जो था वो डबली चार्ज था। ये वाला सिंगल चार्ज भी है, इसका साइज भी नेग्लिजिबल है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है दैट इज़ वेरी मच हायर कंपेयर टू एन अल्फा पार्टिकल। इनफैक्ट अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल 2 to 5 सेंटीमीटर्स इन एयर ट्रैवल करता है। ये वाला जो आपके पास पार्टिकल है, जो बीटा पार्टिकल है, ये 500 सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर सकता है एयर को। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इट कैन इजीली पास थ्रू स्किन। ये बात समझ में आ गई? इसको अगर आपको स्टॉप करना है तो यू नीड टू यूज एन एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ 2 मिलीमीटर थिकनेस, या मेटल्स आप यूज कर लो तो दिस कैन एक्चुअली स्टॉप इट और डिक्रीज इट। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट इट डाउन। बस लास्ट चीज इसकी रह गई है, लेट्स टॉक अबाउट द डीके इक्वेशन ओवर हियर। सही है, मैं इसको डायरेक्टली इधर ही समझा सकता हूं। लुक एट दिस इक्वेशन। आपके पास सपोज करो एक एलिमेंट था Z6 और 11 इसका कोड है न्यूक्लियाइड नोटेशन के अंदर। अब अगर इसमें बीटा इमिशन होती है, मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो अनचेंज होता है, ऊपर वाला सेम रहता है, और नीचे वाला नंबर क्या हो गया? एक बढ़ गया। लेकिन बीटा को हम लोग इलेक्ट्रॉन ही लिखकर इधर लिखते हैं। यू कैन सी दैट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो 0 मार्क करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, राइट? और इसका जो चार्ज है वो -1 होता है, तो इसकी वजह से -1 लिखा है ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। कैन यू सी दैट? ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डीके इक्वेशन है, इसको कॉपी करो एंड दैट इज इट आज की तारीख का। सही है जी, डीके इक्वेशन लिखा हुआ है। See you in the next class. Guys, I need you. Okay guys, so I'm going to be starting off with the recording on gamma emission. So far हमने अल्फा और बीटा का कर लिया था, बट माइंड यू अल्फा एंड बीटा वर बोथ पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अल्फा भी पार्टिकल था, बीटा भी पार्टिकल था। बीटा वॉज जस्ट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा वॉज अ हीलियम न्यूक्लियस, राइट? यही था, ये हमने कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ रेडिएशन that we need to discuss, basically gamma emission. आपको याद होगा कि आपने EM स्पेक्ट्रम किया था। EM स्पेक्ट्रम की जो लेफ्ट मोस्ट साइड थी, जो मैंने डायग्राम बनवाया था, उसमें गैमा का लिखा हुआ था। अग्रीड? सो बेसिकली हमारे पास जो गैमा है वो क्या है, वो जरा इधर देखो। गैमा इज अ शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Do you understand this thing? अगर आपसे पूछा जाए भाई what exactly is gamma rays, तो ये लिख कर आओगे gamma is a short wavelength high frequency electromagnetic wave। यहां तक भी पहुंच गए। सबसे बड़ी बात ये है कि it travels at the speed of light, यानी ये सबसे फास्टेस्ट है। You need to understand this thing. Speed of light is the ultimate limit of speed itself. Do you understand this idea? ये बात समझ गए? क्लियर है? इवन जो बीटा पार्टिकल है वो 80 to 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करता है, बट नॉट एग्जैक्टली एट द स्पीड ऑफ लाइट। इधर नहीं बैठना, आप उधर बैठ जाओ। लिसन, सो फाइनली अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये निकलता कैसे है। हाउ अबाउट दिस के वी डिस्कस दिस आइडिया। अब सबसे पहली चीज़ है, मैं आपसे एक सिंपल सा डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आई टेल यू अबाउट दिस आइडिया। देखो, एक्साइटमेंट का जो वर्ड होता है नॉर्मली अगर रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है तो इट इज एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट देयर इज हाई एनर्जी। अग्रीड? हाँ या ना? बेटे मुझे ऐसे आवाज नहीं आती है, जब मैं इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं तो हाँ, ये कोई भी जवाब है। सही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? एक्साइटमेंट इज एसोसिएटेड विद हाई एनर्जी
और जब डी एक्साइटेशन होती है तो इसका मतलब होगा लो एनर्जी। ये वर्ड याद रहेंगे आपको, एक्साइटेशन हाई एनर्जी, डी एक्साइटेशन लो एनर्जी। अब जरा सुनो, मैंने इधर लिखा है आफ्टर अल्फा और बीटा एमिशन द न्यूक्लियस गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट। अब जरा सुनो, जाहिर सी बात है कि जब भी आपके पास अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, तो नीचे वाला नंबर चेंज होता है, एलिमेंट ही पूरा चेंज हो जाता है। अग्रीड? ये बात समझ में आई? जब आपका न्यूक्लियाइड नोटेशन जो केमिस्ट्री में आप करके आए हो, जब आपका एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट चेंज होगा। शुरू में वैसे जिंदगी में भी, रियल लाइफ में आप नई जगह पे जाओगे, जैसे इंशाल्लाह यू विल मोस्ट लाइकली गो इनटू ए लेवल्स, तो बड़ी एक्साइटमेंट होगी, ओ माय गॉड पता नहीं कहाँ आ गए, ये होगा वो होगा, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू फीलिंग, ये होगी एक्साइटमेंट। या आपका घर चेंज हो जाए, even if you are traveling for the first time, you will have this excitement. उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद एक्साइटमेंट खत्म भी तो हो जाती है। Do you understand this idea? Even अगर गुस्से को भी डिफाइन करें, गुस्सा भी तो आता है, तो गुस्से में भी तो एक्साइटमेंट ही हम लोग कह सकते हैं उसको। तो उसके बाद हाउ डू यू गेट रेड ऑफ दिस गुस्सा? या तो आप किसी चीज को मारोगे, आप उस एनर्जी को बाहर एक्सपेल करोगे। Do you understand what I'm trying to say? Basically, the major idea is that कि जब आपके पास अल्फा एमिशन होती है या बीटा एमिशन होती है, तो आपका जो एलिमेंट का जो कोड होता है वो ही चेंज हो जाता है, यानी न्यूक्लियस ही पूरा चेंज हो चुका होता है। तो एक तरह से नया घर बन गया। तो ये जो होता है ना, टेम्पररली, थोड़ी सी देर के लिए दैट न्यूक्लियस इज इन एन एक्साइटेड स्टेट, यानी हाई एनर्जी स्टेट में होगा। उसके बाद दिस एक्साइटेड स्टेट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये डी एक्साइटेशन में जाएगा, नॉर्मल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही ये डी एक्साइटेशन में जाएगा सॉरी, जब ये लो एनर्जी पे जाएगा तो हाई एनर्जी कहां गई? लूज करेगा। मोस्ट लाइकली दिस एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, या बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि ये आपके पास गैमा फोटोन के फॉर्म में निकलती है या गैमा रेस के फॉर्म में निकलती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जरा सुनो, दोबारा एक दफा इसको मेमोराइज करो। नया एलिमेंट बना, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हाई एनर्जी। जाहिर सी बात है जब लो एनर्जी में जाएगा एनर्जी लॉस होगा। जब ये एनर्जी लॉस होगा, ज्यादातर किस फॉर्म में होगा? लाइट, या लाइट भी बहुत कम होगी, हीट में सबसे ज्यादा होगा, फिर लाइट, और हो सकता है कि आपके पास गैमा रेस के फॉर्म में निकले। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी हाँ या ना। Why is this class so de-excited today? Where is the excitement? सही है? ये समझ में आ गया? क्लियर है? सही है? अच्छा, अब आप एक काम करो, इस चीज को आप जरा कॉपी तो कर लो। अब आते हैं कि मैंने आपको ये मोड तो बता दिया कि एक्साइटेड से डी एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चीज़ जाएगी जो आपके नॉर्मली, जो आपके सॉरी नॉट कोई भी चीज़ जाए, अगर आपके पास कोई एटम है या बल्कि न्यूक्लियस है, अगर वो एक्साइटेड में जाएगा, हाई एनर्जी में जाएगा, जब लो एनर्जी में जाएगा हमेशा रिलीज करने के चांसेस होते हैं। गॉट इट? क्लियर है? ये बात ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है फॉर गैमा एमिशन। अब गैमा की कुछ खासियत है जो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है? यू मे वॉन्ट टू राइट इट डाउन ऑन इन योर ओन वर्ड्स। गैमा रेडिएशन इज अनचार्ज्ड। गैमा रेडिएशन इज अनचार्ज। गैमा रेस जो होती है ना, उसका कोई चार्ज नहीं होता। समझ गए? अगर इसका कोई चार्ज नहीं होता तो इट इज वेरी वीकली आयनाइजिंग। फिर भी आयनाइजिंग होता है बट वेरी वीकली आयनाइजिंग। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा सुनो, दोबारा सुनो। सबसे ज्यादा आयनाइजिंग कौन सा था? अल्फा। सेकंड नंबर पे कौन सा था? बीटा। लीस्ट आयनाइजिंग बट स्टिल आयनाइजिंग आपके पास गैमा रेडिएशन है।
क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? इट इज अनचार्ज। लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं, जरा सुनो। अब एक बात है, एक तो पहली बात है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गॉट इट? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहा है। अब जरा सुनो, वीकली आयनाइजिंग भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गैमा रेडिएशन का पेनिट्रेशन पावर इंफिनिट होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है गैमा रेडिएशन का। इनफैक्ट इतना ज्यादा होता है कि भाई आपके पास जो है ये आराम से एयर में इंफिनिटी तक क्रॉस कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और अगर आपको लगता है कि अगर आप गैमा रेडिएशन से बच सकते हो तो यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। लिटरली इसको अगर आपको बहुत हद तक कम करना है, यू हैव टू यूज वेरी थिक लेड। जब आप लेड मटेरियल यूज करते हो, आप इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो गिरा देते हो, लेकिन कंप्लीटली फिर भी इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यानी गैमा से कोई खास बचाव ऐसा सिर्फ यही है कि अगर लो सोर्स गैमा है, लेड यूज करके कुछ हद तक अपने आप को बचा लोगे। लेकिन अगर बहुत ही हाई इंटेंसिटी गैमा रेडिएशन आपकी तरफ आ रही है, बेटे आप लेड की थिकनेस भी यूज करोगे तब भी उसमें से कुछ अमाउंट पास हो ही जाएगा, और आपकी बॉडी में से तो ऐसे पास होता है जैसे आई थिंक छुरी पास होगी। नुकसान ये है कि गैमा रेडिएशन, सीधी सी बात है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इधर कोई रख दिया, कोई ऐसा आइसोटोप रखा जिसमें से गैमा एमिशन हो रही है, तो बेटे पूरे कॉम्प्लेक्स में लोगों के अंदर से गैमा रेडिएशन पास हो रही होगी। लेकिन मैंने एक बात बोली अभी, गैमा रेडिएशन इज स्टिल वीकली आयनाइजिंग है, बॉडी के अंदर से तो पास हो रही है ना। यानी वीकली आयनाइजिंग के होने के बावजूद इट विल कॉज डैमेज टू योर बॉडी। ये बात समझ में आ रही है? लॉन्ग डिस्टेंस तक, यानी इधर रखा हुआ है, इसमें से भी पास होगी, इधर सब लोगों की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जाएगी। एट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एट द स्पीड ऑफ लाइट नहीं, मतलब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। अब ये नहीं है कि आप जो है इधर आकर बैठे, मैंने सपोज करो इधर से कोई आइसोटोप निकाल दिया जिसमें से गैमा रेडिएशन निकले, जैसे लेट्स सपोज U-235 है, मैंने निकाल के इधर रख दिया। अब आप लोग जो है उठकर इधर से चले जाओ, कुछ नहीं होगा, भाग गए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वही अलग बात है कि आप इधर सो जाओ, ये भी पड़ा रहे, सो ये एक दिन पूरा गुजार दो या 4, 5, 6 घंटे गुजार दिए, तो फिर तो उसके बाद डैमेज तो हो चुका होगा। अग्रीड? अब जरा सुनो, अब आइडिया क्या है, सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग है वो अल्फा है। शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो नॉर्मली जो आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन होती है ना, उसको भी क्रॉस नहीं कर सकता। स्किन को मे भी डैमेज कर दे, लेकिन आपकी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर इफ यू आर ब्रेव इनफ, आप अल्फा जो एमिटर्स होते हैं उनको आप इनहेल कर लो, जैसे प्लूटोनियम 209 है, उसको आप इनहेल कर लो, या उसको जो है उसको खा लो फॉर गॉड सेक, तो फिर तो बेटे फिर तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये भी हो गया। बीटा का पेनेट्रेशन पावर अच्छा है, वो करीब हो गए तो वो आपकी बॉडी को पेनेट्रेट कर सकता है, इंटरनल डैमेज कर सकता है। लेकिन गैमा तो आर पार है, गैमा तो आर पार है, लेकिन गैमा का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा तो आपको ये डैमेज कर सकता है, बहुत ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सबसे जो डेंजरस है, लिटरली अगर बोलूं कि डेंजरस इंडेक्स में जो सबसे डेंजरस है वो एक्चुअली गैमा ही है। बिकॉज एक तो पहली बात है, इट्स नॉट पार्टिकल बेस्ड, रोकना इसको ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आराम से जो है हर चीज को क्रॉस करके चली जाएगी। आप अपने ऊपर बैग पहन लो, आपने हैजमैट सूट पहन लिया, आप दूसरी क्लास में जाके बैठ जाओ, आप क्लास से बाहर निकल जाओ, आप वॉशरूम में जाके छुप जाओ,
तब भी आपको लगेगी जाके गैमा रेडिएशन। हाँ, लेड लगाने के बाद भी जो है तब भी थोड़ी सी पास हो जाएगी बेटे, समझ गए? क्लियर है? अब मैंने अभी क्या पॉइंट लिखवाया कि पेनिट्रेशन पावर इन एयर इज ऑलमोस्ट इन्फिनिट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है इसकी डीके इक्वेशन। अब जरा इधर देखो, मजे की बात जरा इधर देखो। सबसे पहले आई नीड योर अटेंशन ओवर हेयर। डीके इक्वेशन, जस्ट सपोज करो मेरे पास एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है x। अब जरा सुनो, डीके इक्वेशन रियलिस्टिकली इसकी होती नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू शो यू दिस थिंग। आपका जो एलिमेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपने x से स्टार्ट किया है तो x पे ही एंड होगे। यू कैन क्लियरली सी दैट कि आपके पास ये जो 92 नीचे वाला नंबर है वो अभी भी सेम है, ऊपर वाला नंबर भी एग्जैक्टली सेम है, यानी ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ आपके पास दो वर्ड्स आते हैं। शुरू में एक्साइटेड था, एक्साइटेड से दिस विल गो इनटू डी एक्साइटेशन स्टेट। वंस इट गोज इनटू डी एक्साइटेशन स्टेट आपके पास यहां पर गैमा एमिशन होगी, प्लस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपके पास हीट हो गई एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर और नॉट? नहीं, आप चाहो तो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन अगर डीके इक्वेशन है तो उसमें आप गैमा मेंशन कर लो, वो ज्यादा सेंसिबल है। समझ गए? सही है। और अगर आप चाहो तो इसके साथ लिख दो गैमा, आपने लिख दिया गैमा प्लस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अभी उसको छोड़ दो। अभी बेटे जब क्वेश्चंस आएंगे मैं करवा दूंगा, टेंशन नॉट डू नॉट वरी। सही है। आई एम ऑलरेडी टीचिंग यू गाइज लाइक अ वाओ। सही है, ठीक है। ये जरूर लिख लो, एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग गैमा एमिशन। सही है। जो एलिमेंट की आइडेंटिटी होगी, दैट एलिमेंट्स आइडेंटिटी विल रिमेन इंटैक्ट। अगर वो अब्दुल रहमान है तो गैमा एमिशन के बाद अब्दुल रहमान ही रहेगा। सही है? इज दैट क्लियर? अब इसके बाद मैं आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली गो ओवर द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कोई मसले की बात ही नहीं है। Least ionizing power, it has no charge. The reason it has the least ionizing power because it has no charge. Highest penetration power, infinite travel distance in air, जो मैंने अभी बात थी, can only be blocked by thick lead. Even then some of the radiation passes. सही है। आप thick lead यूज कर लो, कुछ भी कर लो, तब भी पास होगी। क्लियर है? इज दिस क्लियर? मैं आप लोगों को एक और बताता हूं। दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव जगह है आज की तारीख के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं एलिफेंट्स फुट। सुन तो लो, एक जगह है जिसको एलिफेंट्स फुट कहते हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली चिनोबिल डिजास्टर जब हुआ था ना, तो उसके बाद वो पूरी जो कोर और जो सारी चीजें थी, इट मेल्टेड, और वो नीचे एक वो था, एक पानी की लाइनें जा रही थी, उसके अंदर वो मेल्ट होकर वहां पे जम गया। नाउ दैट पीस एक्चुअली लुक्स लाइक द फीट ऑफ द एलिफेंट। दैट इज प्रोबेबली द मोस्ट रेडियो एक्टिव प्लेस। अब उधर क्या है कि उधर अगर आपने इवन अगर लेड लाइंड सूट भी पहन के गए, 5-10 मिनट भी आप उधर गुजार लो, उसके बाद सबसे प्रिंसिपल जो डैमेज होगा वो ये होगा, यू विल बी स्टेरिलाइज्ड। स्टेरिलाइज्ड का मतलब ये है यू विल बी इम्पोर्टेंट।
you will not be able to reproduce. Exactly. उसके बाद 5-10 मिनट्स के अंदर ही इतना डैमेज हो चुका होगा कि आफ्टर कमिंग आउट मोस्ट लाइकली यू विल डाई इन अ कपल ऑफ डेज. अच्छा, उधर मजे की बात यह है, इफ यू इवन कैरी अ सेल फोन देयर, आपको लगता है कि मैं जाऊंगा उधर सेल्फी बना के बाहर भागूंगा, तो बेटे वो भी आपकी बड़ी गलत फहमी है. जब तक आप उधर तक पहुंचोगे, सेल फोन भी आपका जो होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस फेल हो चुके होंगे. Do you understand this idea? Because the radiation is so powerful over there. ये बात समझ में आ गई? Is that clear? ठीक है. Although elephant's foot का सवाल नहीं आएगा, but I still thought maybe I should share it with you guys. सही है. अब उसके बाद हमारे पास आता है डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन. अब जो डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन, हाउ मच टाइम डू वी हैव? हाफ एन आवर है, बहुत अच्छा टाइम है. अब जरा सुनो, डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन. अब जाहिर सी बात है, सो फार हमने इसके डेंजरस इफेक्ट्स की तो बात कर ली. अब मजे की बात यह है, ऑल 3 रेडिएशंस आर इनविजिबल. यानी आपको नजर भी नहीं आएगी, आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी. राइट? सही है. सो हाउ डू वी डिटेक्ट इट? अगर आप चीपस्टर हो, मेरा मतलब है अगर आप चीप वर्जन की तरफ जाना चाहते हो, यू शुड गो फॉर फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिल्म. यार ये वो वाली फिल्म नहीं होती थी जो पुराने ज़माने के जो कैमराज में होता था, रोल लगता था, या एक्सरे की जो फिल्म होती है बेटे, वाइट तो नहीं होती है, बेसिकली वो काली फिल्म होती है. लेकिन ज़रा सुनना, अब आइडिया ज़रा समझने की कोशिश करना. जब रेडिएशन अल्फा हो या गैमा हो या बीटा हो या इवन एक्सरेज हो, एक्सरेज is also a form of radiation which is also ionizing. जब एक्सरेज गैमा अल्फा या बीटा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आके गिरेगी, लगेगी, वो फिल्म के अंदर जो होगा एक काला दाग लग जाएगा. दैट मीन्स इट विल ब्लैकन दैट पार्ट. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और जहां नहीं लगेगी तो वो वाइट पार्ट नजर आएगा. आपने एक्सरेज तो वैसे भी लोगों के देखे हुए हैं ना. अब उसमें जो वाइट पार्ट जो नजर आते हैं, आप बोलते हो कि ये बोन्स हैं. बेसिकली द आइडिया वाज दैट द आयनाइजिंग रेडिएशन डिड नॉट पास थ्रू बोन्स, तो वो उस पर आई नहीं फिल्म के ऊपर. ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? समझ गए? अब ये है, इट विल ब्लैकन द फिल्म. और उस फिल्म को अगर आपको देखना भी होगा, फिल्म तो वैसे भी काली होती है, लेकिन जब आप लाइट की तरफ करके उसको देखोगे तो उसमें काला सा एक उसमें डॉट बना हुआ आएगा या काला सा एक सर्कल बना हुआ आएगा, विच सजेस्ट के इसमें रेडिएशन लगी थी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन अब मसला ये है, सुन तो लो, मैं ये कह रहा था, जो आपके पास एक सवाल आया कि सर व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन, अनफॉर्चुनेटली यूजिंग अ फोटोग्राफिक फिल्म यू कैन नॉट टेल कि इस पे कौन सी रेडिएशन गिरी थी. क्या वो अल्फा थी, क्या वो गैमा थी या बीटा थी, घंटा आपको पता नहीं चलेगा. सही है. सेकेंडली, इट विल नॉट इवन टेल यू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, कि उस पर ज्यादा गिरी थी या कम गिरी थी. इट कैन नॉट टेल यू दैट. ठीक है. लेकिन एटलीस्ट आप एक अंदाजा लगा सकते हो बैरियर मेथड यूज करके. बैरियर मेथड बाद में हम लोग पढ़ेंगे. बैरियर मेथड से आप ये पता जरूर कर सकते हो कि आइडेंटिटी क्या है उसकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. सही है. अब क्या होता है कि जो आपके पास लो प्रोफाइल वर्कर्स होते हैं, जिनकी नॉर्मली जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे होते हैं, उनको एक कार्ड दे दिया जाता है. सही है. अब दैट कार्ड में उसमें फोटोग्राफिक फिल्म ही होती है. वो जाते हैं, उनको रेडिएशन अगर लगती है तो वो कार्ड जो होता है वो काला हो चुका होता है, तो उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ इसको रेडिएशन एक्सपोजर हुआ या नहीं हुआ. बट दिस इज नॉट द मोस्ट आइडियल वे. दिस इज प्रोबेबली द चीपेस्ट वे, एंड इट माइट बी टू लेट कि आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर लगा, उसके बाद आप फिल्म डेवलप कर रहे हो, डेवलपिंग के बाद जाके आपको पता चला ओ माय गॉड ये फिल्म तो काली थी, लेकिन ये नहीं पता कि आपको ज़्यादा लगी थी या कम लगी थी रेडिएशन.
इट विल जस्ट टेल यू कि हाँ रेडिएशन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है थोड़ा सा बेटर इक्विपमेंट आता है, नोन एज दी गाइगर मुल्लर ट्यूब, या इसको काउंटर भी कहते हैं, ठीक है, जीएम ट्यूब। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास एक डिवाइस होता है, सही है, उसके अंदर ये आवाजें भी आती है, उसके साथ काउंटर भी लगा होता है, विच ऑल्सो मेजर्स द इंटेंसिटी। अब जरा सुनो, सपोज करो कि मैं इस रूम में एंटर हुआ और यहां पर हाईली हाई इंटेंसिटी रेडियो एक्टिव सोर्स पड़ी हुई है। इसमें आपके पास क्लिकिंग की आवाज जरा सुनना, इस तरीके से आएगी, टिक 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 टिक, रैंडमनेस भी आ रही होगी। और अगर आप लो इंटेंसिटी रीजन में होगे, टिक 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 टिक, इस तरीके से आ रही होगी। इनफैक्ट रियलिस्टिकली अगर मैंने सपोज करो नया ब्रांड न्यू गाइगर काउंटर उठा के आपने बोला कि सर इधर तो रेडिएशन है ही नहीं, मैंने इधर भी ऑन करूंगा तब भी आपके पास क्लिकिंग की आवाज आएगी, लेकिन बहुत मतलब इस तरीके से आ रही होगी, बहुत गैप गैप के साथ, टिक 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 टिक। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये क्यों आ रही होगी? बिकॉज आपके एनवायरमेंट के अंदर इवन राइट नाउ देयर आर सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट। स्पेशली जो आप जिस जमीन पे बैठे हुए हो ना, इसके अंदर ग्रेनाइट प्रेजेंट होता है। ग्रेनाइट जो होता है रेडॉन गैस में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा रेडिएशन प्रेजेंट होती है। लेकिन लकीली इसको हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। दिस बैकग्राउंड रेडिएशन जो आपके पास ये वाली होगी, इट वोंट हार्म यू। आपका जो अपना बॉडी का इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म है, इट इज एबल टू विथस्टैंड सच काइंड ऑफ रेडिएशन। इवन अगर आपको केले खाने का बहुत शौक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा केले खाते हो तो ये भी याद रखो कि केले में भी जो होता है दैट ऑल्सो हैज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इट। अगर आप 100 केले खा लो तो शायद कुछ ना कुछ डैमेज हो जाए। बेटे बनानास, मैंने क्या बोल दिया तो इतनी पैनिक फैल गया? उससे पहले पोटेशियम ओवरडोज। बेटे आप एक काम करो, आज लिसन, आप एक काम करो, फ्रूट वाले के पास जाओ, सही है, 100 केले खरीदो और पूरे रास्ते खाते हुए जाओ, सही है। उसके बाद फिर मुझे बताना कि कैसी तबीयत है आपकी। जी बेटे 2 केले में से कुछ नहीं होता, आप खाओ 100 केले। ओनली देन देर इज अ स्लाइट चांस 100-200 केले खा लो, सही है, चांसेस आर थोड़ी सी रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाएगी आपको, सही है। इज दैट क्लियर? सही है बेटे, अभी उसको छोड़ दो, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आप ये काम करो, नेट पे जाओ, उसमें सर्च करो कि भाई केले में से कौन सी काइंड ऑफ रेडिएशन निकलती है, ये फिर मुझे भी बताओ, ठीक है। आई गेव यू एन आइडिया कि उसमें भी होता है, ठीक है। इनफैक्ट योर ओन बॉडी इटसेल्फ इज स्लाइटली रेडियो एक्टिव, ये भी है, समझ गए? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जीएम काउंटर और जो फोटोग्राफिक प्लेट है, इनके बारे में प्लीज लिख लो। जरा सुनो, जीएम काउंटर जो होता है, एटलीस्ट कंपेयर टू अ फोटोग्राफिक प्लेट, इट टेल्स यू इन रियल टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। लेकिन ये फिर भी नहीं बता सकता, मतलब अगर डायरेक्टली देखा जाए, इट कैन नॉट टेल यू डायरेक्टली कि कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन है, लेकिन आप इन्फर तो कर सकते हो। अब सपोज करो आप 10 मीटर के फासले पर एक जगह से खड़े हुए हो, सही है, और आपके पास जो है वो टिक टिक की आवाज़ बहुत तेज आ रही है, एक सोर्स से आप खड़े हुए हो 10 मीटर के फासले पर, और क्लिकिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कौन सी रेडिएशन होगी? गैमा होगी, सही है। अब अल्फा
अगर फर्ज करो कि आपने नोटिस किया कि भाई बहुत दूर हो, लेकिन आपको बिल्कुल अपना जो है ना सर इसके करीब करना पड़ा है, इसके अंदर में आप करते हो, तो फिर एकदम से क्लिकिंग बढ़ती तो कौन सी होगी? अल्फा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो दिस इज हाउ यू कैन एटलीस्ट इन्फर कि कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन भी हो सकती है। लेकिन हम लोग ऑफिशियली बैरियर मेथड यूज करते हैं टू एक्चुअली प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज यूज। अब मैंने फिलहाल आपको दो तरीके बताए, बट देर इज वन मोर मेथड, इनफैक्ट देर आर मेनी अदर मेथड्स। एक और तरीका जो हमारे पास यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड चेंबर। क्लाउड चेंबर जो है, लेकिन उसकी जो यूज है वो अब ये नहीं कर सकते। क्लाउड चेंबर इज एक्चुअली क्वाइट बल्की, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस लैब्स के अंदर, वुड यू प्लीज शट अप, हाई परफॉर्मेंस लैब्स के अंदर आपको मिलेगा क्लाउड चेंबर, सही है। अब क्लाउड चेंबर के अंदर वो आपको इंटेंसिटी के साथ साथ ये भी बता देगा कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये आपको सब कुछ बता देगा उसके अंदर। इवन पॉजिट्रॉन होगा तो वो भी बता देगा कि इसमें पॉजिट्रॉन एमिशन हो रही है, लेकिन वो हम लोग एएस लेवल में देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? लेकिन क्लाउड चेंबर, अब ऑब्वियसली बात है, इफ मनी इज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फिर आप अपने साथ जो है ना गार्ड्स बिठा देना, उनको बोलो भाई क्लाउड चेंबर लेकर आपके साथ घूमते रहे हर जगह पर, सही है। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी रेडिएशन आ रही है। इनफैक्ट इवन अगर इस रूम में भी होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रेडिएशन इधर बैकग्राउंड में से आ रही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात क्लियर है? समझ गए? I think I'm going to stop my lecture at this particular point because it has already exceeded and I don't want to you to hit that point where saturation से ज़्यादा आपको डाला जाए material तो वो समझ में नहीं आए। I need your attention। अब ज़रा सुन लो मेरी बात। हम लोग अब जा रहे हैं बैरियर मेथड की। आपको याद है जब मैंने डिटेक्शंस की बात की थी, सो वी यूज्ड एटलीस्ट टू ऑप्शंस दैट वर अवेलेबल टू अस। वन ऑप्शन वाज वेरी चीप एंड दैट वाज द फोटोग्राफिक प्लेट्स, एंड द सेकंड वन वाज द जीएम काउंटर, मैंने जिसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बताई थी। बट नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स द बैरियर मेथड। अब ये बैरियर मेथड है क्या? वेल, रियलिस्टिकली द आइडिया इज वेरी सिंपल। इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, इस डायग्राम की तरफ देखो, हमने क्या किया है, सबसे पहला काम ये किया है कि आपके पास तीन काइंड्स ऑफ रेडिएशन है जो हम लोग जो है ना, इधर देखना, ये वाली जो तीन रेडिएशन है इसको मैंने फॉरवर्ड किया राइट साइड पर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और यहां पर मेरे पास शायद जीएम काउंटर रखा हुआ है या जो भी लगा हुआ है, डिटेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। अब आइडिया ये है कि भाई सबसे पहले जो अल्फा यहां से जाएगा, ये अल्फा पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि आफ्टर दिस पार्ट अल्फा इज अनएबल टू पेनिट्रेट पेपर। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल इज इजीली एबल टू पेनिट्रेट पेपर। इसने पेपर को क्रॉस किया, लेकिन कहां पे जाकर इसकी हवा निकल गई, और वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर आपके 5 मिलीमीटर थिक शीट होगी, इट इज अनएबल टू पेनिट्रेट एल्यूमिनियम शीट। कैन यू सी दैट? ये आगे फर्दर नहीं डिटेक्ट हो सकता। लेकिन उसके बाद जब हमने गैमा को फायर किया, गैमा भी इसी डायरेक्शन में से जा रही है। गैमा ने अल्फा को क्रॉस, इसको पेपर को क्रॉस किया, फिर एल्यूमिनियम को भी एज इट इज क्रॉस किया, और उसके बाद लेड जो है, लेड के बाद सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन इंटेंसिटी तो हुई है, लेकिन थोड़ी सी गैमा रेडिएशन क्रॉस करके चली गई है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यानी गैमा को रोकना नामुमकिन है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अगर मैं बोलूं ब्लैक एंड व्हाइट में, तो लेड इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू एक्चुअली सीरियसली डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द गैमा रेडिएशन। इज दैट क्लियर? अल्फा को रोकने के लिए क्या यूज होगा? जोर से बोलो। बीटा को रोकने के लिए क्या यूज होगा? लेड को रोकने के लिए क्या यूज होगा? सॉरी, लेड, गैमा को रोकने के लिए क्या यूज होगा?
लेड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पास कर जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज नोन एज द बैरियर मेथड। अब सीधी सी बात है, अगर आपके पास, मैं बोलूं, मेरी बात जरा गौर से सुनना, मेरा सवाल सुनना, सही है? मेरे पास एक सोर्स पड़ी हुई है, उसमें से अननोन रेडिएशन निकल रही है, आई डोंट नो कि वो क्या है, ठीक है? मेरे पास, जरा सुनो, मैंने एक काम किया, गाइगर काउंटर को ऑन किया, ठीक है? मेरे पास रीडिंग आ रही है, मैं बैकग्राउंड की भी बात नहीं करूंगा, बैकग्राउंड रीडिंग नहीं आ रही मेरे पास, बैकग्राउंड को छोड़ दो, बाद में बात करते हैं बैकग्राउंड की, ठीक है? अब जरा सुनो, मेरे पास रीडिंग जो है, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया गाइगर काउंटर को, तो जीरो थी, सपोज करो जीरो थी, ठीक है? वैसे जीरो नहीं होती है, बट जीरो मैंने बोल दिया, सही है? उसके बाद मैंने एक काम किया, सोर्स के सामने रखा, सोर्स के जब मैंने सामने रखा तो मेरे पास रीडिंग आ रही है 1000, ठीक है? अब जरा सुनो, मेरा आप लोगों से सिंपल सा सवाल है, जब मैंने पहले पेपर रखा तो मेरे पास तकरीबन 600 हो गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसमें अल्फा प्रेजेंट था या नहीं था? था, इसीलिए तो कम हुई, ठीक है? अब इसके बाद अगर उसमें से अगर मेरे पास 600 हो गई है, तो 600 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कौन सी प्रेजेंट्स होंगी? गैमा और बीटा का चांसेस है प्रेजेंट होने का। लेकिन अब मेरा सवाल जरा सुनना, मैंने एक काम किया कि मैंने जाकर बैरियर की मैंने फिर एक काम किया, एल्यूमिनियम रखा, जैसे ही एल्यूमिनियम रखा मेरे पास जीरो हो गया। क्या इसमें गैमा प्रेजेंट था? कौन सा प्रेजेंट था? बीटा, सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, अब अगर आपको ये बैरियर का समझ में आ गया, नाउ वी विल मूव ऑन टू डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब जरा इस डायग्राम में जाते हैं। यहां पर मेरे पास एक डिफ्लेक्शन का डायग्राम बना हुआ है, पहले इधर देख लो प्लीज, आई नीड योर अटेंशन। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट नजर आ रही है और यहां पर मेरे पास एक नेगेटिव प्लेट नजर आ रही है। सबसे पहली चीज है, बीटा का चार्ज क्या होता है? बीटा का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज बीटा इज जस्ट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात समझ में आई? अब बीटा जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा, विच इट मेक सेंस कि आपके पास बीटा जो है एकदम से पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। मेक सेंस, राइट? अच्छा, अल्फा, अल्फा किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन there is a stark difference between बीटा's path and alpha's path। ऑपोजिट तो है, मान लिया ऑपोजिट है, लेकिन एक और भी सारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आप एक चीज नोटिस करो कि जो अल्फा का पाथ है उसमें सटल कर्वेचर है, लेकिन जो बीटा है वो बहुत तेजी से यू कर्व मार रहा है। ये क्यों है ऐसा? किसका ज्यादा है? अल्फा का मास बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो सीधी सी बात है, जब इतना ज्यादा मास है और हमें पता है कि जो बीटा है उसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो जाहिर सी बात है अल्फा वाला जो पार्टिकल होगा उसमें एनर्शिया ज्यादा होगा। अगर एनर्शिया ज्यादा है तो जब इसमें फोर्स लग रही है तो उसको घुमाना मुश्किल हो रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर आते हैं गैमा के ऊपर। अब गैमा जो है इट इज एन ईएम वेव, गैमा इज अ प्योर ईएम वेव। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या इसका कोई चार्ज होता है? अगर इसका कोई चार्ज ही नहीं होगा तो ये सीधा सीधा इसमें से पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ड्रॉ दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना लो और ये जो कर्वेचर है इसके बारे में लिख लेना कि भाई आपके अल्फा पार्टिकल के पास ज्यादा क्या है? मास है। सो मोर मास मोर इनर्शिया। क्या मैंने बोला? एग्जैक्टली। जरा इधर देखो, लिसन। उसके बाद हमारे पास, इसको छोड़ दो, मास को वगैरह को छोड़ दो। अब इसके बाद जरा इधर एक चीज नोटिस करो। अब मैं पहले इसको समझाऊंगा यार, मैं चेयर से उठ नहीं सकता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बड़ा इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहली चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज ग्रेसफुली, यू बिलोंग टू एक्सेलेंट फैमिलीज, बट वुड यू प्लीज बी क्वाइट? ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए मैंने शट अप नहीं बोला है।
इधर देखो, बल्कि मैंने बोल भी दिया, अब खैर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके गाइस शट अप। इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर ये राइट पे जा रहा है तो हम कह सकते हैं ये करंट लेफ्ट पे जाएगा। अब आप याद करो कि आपके जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, ये वाला जो रूल था, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, इट इज ऑलवेज डिजाइंड विथ कन्वेंशनल करंट फ्लो। तो करंट की डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो अपनी जो मिडिल फिंगर है उसको रिवर्स करोगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दोबारा याद करो, पहली फिंगर क्या थी? फील्ड, सेकंड फिंगर शॉक फिंगर, और थर्ड फिंगर क्या है? फोर्स। एग्जैक्टली। अब जरा इधर सुनो, लिसन, अब हम लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जरा इधर देखो, मेरे पास पहले ये वाला जो रीजन है, डॉट 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 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, यानी आपकी जो पहली फिंगर होगी अपनी तरफ एम करो। सही है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बीटा की तरफ करते हैं, बीटा को हम लोग प्रेडिक्ट करने की करते हैं। तो पहली फिंगर आपने अपनी तरफ की, सही है, और जो आपकी मिडिल फिंगर होगी उसको आप जो है लेफ्ट साइड पे एम करो। जब आप लेफ्ट साइड पे एम करोगे तो थंब किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि बीटा पार्टिकल जो कि ग्रीन कलर की लाइन है, इट इज गोइंग अपवर्ड। सही है। और अल्फा जो है, जाहिर सी बात है, बीटा के ऑपोजिट होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो याद रखना, अगर सिर्फ अल्फा ही गिवन हो, मिडिल फिंगर अल्फा की डायरेक्शन में कर देना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल्स के लिए मुश्किलात होती है। इज दैट क्लियर? आप ये देख लो, मैं आपको करके दिखा देता हूं। इधर अल्फा के लिए, अल्फा के लिए यूं किया, अल्फा किस तरफ जा रहा है? उस तरफ जा रहा है। अल्फा के लिए यूं किया, किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन देयर इज स्टिल समथिंग यू नीड टू कंसिडर। वो ये है कि आप इसमें भी देख सकते हो कि आपके पास जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो अल्फा में कम है और बीटा में ज्यादा है। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द मास इन्वॉल्व। सही है। आपका अल्फा पार्टिकल हेवियर पार्टिकल है और जो बीटा पार्टिकल है इट हैज नेग्लिजिबल मास, तो उसका जो कर्वेचर है शार्प कर्वेचर होगा और उसका जो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो सटल सी होगी। इज दैट क्लियर? और फिर वंस अगेन जो गैमा है उसको कोई टके की परवाह नहीं है, घंटा उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप अल्फा, आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, वो कोई पार्टिकल तो है नहीं। जब गैमा कोई पार्टिकल ही नहीं है, इट इज एन ईएम वेव, तो उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने मैग्नेटिक फील्ड हो या उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो इधर उधर देखेगा ही नहीं, सीधा सीधा चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये याद रखना कि इसके अंदर आपका जो लेफ्ट हैंड रूल है, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, वो दोबारा इसमें एप्लीकेबल होगा। पार्टिकल्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एसेंशियल है। गॉट इट? हाँ या ना? सही है? कॉपी कर लो।